रेलवे बोर्ड क्षमा धर्म का पालन करता है। हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं। अपने चैनल पर लोको पायलट और गार्ड को उल्टा सीधा बोलना बंद कर दो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। Nimda, Dozras tell me, har tabush crack oikinim bomla, mohino zuku, lohakwe. तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनकी पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपको बताऊंगा कि पायलट सनकी कैसे बनते हैं। मेरा मतलब असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बनते हैं। देखो यार, मैं तुम्हें शुरू से ही बता दूं कि ये नौकरी दूर से जितनी अच्छी लगती है, करते टाइम उतनी ही भयानक लगने वाली है। अगर बात योग्यता की जाए तो रेलवे के गढ़ को जीतने के कुल 3 रास्ते होते हैं। पहला, जो घने जंगलों से होकर गुजरता है, भारतवासी उसे ITI कहते हैं। देखो, अगर तुमने 10वीं के बाद 200 साल की ITI इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक, टीवी मैकेनिक, मिलरेट मैकेनिक, ट्रैक्टर का मैकेनिक, डीजल का मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, AC मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सीधा मैकेनिस्ट, पंखे का मैकेनिक, गीजर का मैकेनिक, आड़ा मैकेनिक, टीरा मैकेनिक, हीट इंजन फिटर, टर्नर, आर्मेचर वाइंडर, वायरमैन, सुपरमैन, आयरनमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, पैडमैन से कर रखी हो तो तुम ALP की परीक्षा दे सकते हो। बशर्ते तुम्हारे कॉलेज का मालिक विजय माल्या ना हो। मेरा मतलब तुम्हारे कॉलेज के पिछवाड़े पर NCVT या SCVT का ठप्पा लगा होना चाहिए। अगर बात की जाए मुकेश अंबानी की, मेरा मतलब प्रॉफिट की, तो कच्ची उम्र में 50-60 हजार की नौकरी लग जाना इस रास्ते का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और अगर तुम रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में पास नहीं भी हुए तो टेक्नीशियन की पोस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होती है। अगर बात की जाए अनिल अंबानी की, मेरा मतलब नुकसान की, तो मोस्ट ऑफ ITI कॉलेज में बच्चे अपनी नींद पूरी करने जाते हैं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पर बच्चे यहाँ एक दूसरे के पिछवाड़े में फायर एक्सटिंग्विशर लगा के खेलते हैं। ऐसे बच्चे जब ITI पास करके रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में बैठते हैं तो फिजिक्स का आइंस्टीन, मैथ का RD शर्मा और रीजनिंग का अरिहंत CBT फर्स्ट में ही इन्हें दौड़ा के मारते हैं। और ऐसे बच्चे अगर गलती से CBT 2 में पहुंच भी जाते हैं तो RD शर्मा अपनी कैलकुलेशन से, आइंस्टीन अपने न्यूमेरिकल से और अरिहंत अपने लॉजिक से उसकी हत्या करके ही छोड़ते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे इरादे दशरथ मान जी जितने मजबूत है और तुम LIC की तरह ITI के साथ भी और ITI के बाद भी पढ़ने को तैयार हो तो तुम्हें इसी रास्ते को अपनाना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट बनने का दूसरा रास्ता 3000 फीट ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरता है। दक्षिण पश्चिम एशिया के लोग प्राचीन काल से इसे पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं। देखो, अगर तुमने 10वीं या 12वीं के बाद में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या इनके मिश्रण से बनी किसी नाजायज ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रखी है तो तुम ALP की परीक्षा दे सकते हो। CS, IT और सिविल वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उनको श्रद्धांजलि के रूप में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि निकल यहाँ से, निकल। बस ध्यान ये रखना कि जिस कॉलेज से तुम पॉलिटेक्निक कर रहे हो उसका प्रिंसिपल स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला करण जौहर नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब फर्जी नहीं होना चाहिए और उसके पिछवाड़े पर AICTC का ठप्पा लगा होना चाहिए। अगर बात फायदे की जाए तो इन बेचारों को बीटेक वालों से पहले ये समझ में आ जाता है कि घर WhatsApp सेटिंग और इंस्टाग्राम से नहीं बल्कि नौकरी, पैसा और अच्छे काम से चलता है। अगर बात नुकसान की जाए तो अगर पॉलिटेक्निक किया हुआ स्टूडेंट रेलवे की परीक्षा में बैठता है तो उसकी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन फिजिक्स का आइंस्टीन, मैथ का RD शर्मा और रीजनिंग का अरिहंत अभी भी उसे तारों से भिड़ा के मारते हैं। एक दूसरा नुकसान ये भी है कि अगर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर क्लियर नहीं होता है तो उसे दूसरी वाली से भी, मेरा मतलब टेक्नीशियन की पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक 4 लाख किलोमीटर लंबा समुद्री सफर और है असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, जो तुम्हें पूरी दुनिया का वर्चुअल चक्कर कटाकर लास्ट में वहीं छोड़ देता है जहां से तुमने इसे शुरू किया था। रशिया में इसे नल्ला, चाइना में इसे वेला, भारत में इसे निठल्ला और पश्चिमी देशों में इसे बीटेक या इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। देखो, अगर तुमने 12th के बाद में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या इनके मिश्रण से बनी किसी नाजायज ब्रांच से बीटेक कर रखी है तो तुम ALP की परीक्षा को दे सकते हो। CS, IT और सिविल वालों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। अगर बात नुकसान की जाए तो 4 साल के इस लंबे सफर में तुम्हें मिलते हैं सिगरेट का छल्ला बनाने वाले हरामी दोस्त, बहुत लंबा काटने वाली जल परियां, मेरा मतलब शातिर छोरियां, पूरे शेयर मार्केट को एक रात में हिला देने वाले सटोरिये, चरस और गांजे से भरे हुए आइलैंड, सुलोचन और जॉइंट्स का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक। आप भी लगा के देखिए, मजा आएगा। और 4 करोड़ साल बाद जब बीटेक करके तुम अपने घर पहुंचते हो तब तक मुन्नी बदनाम हो चुकी होती है, शीला जवान हो चुकी होती है और तुम्हारे बचपन का प्यार खुद ही देख लो। अगर बात
फायदे की जाए तो बिना लॉजिक पर लड़ने वाली गर्लफ्रेंड तुम्हारी रीजनिंग को, हर साल खरीद कर लाए गए प्रोजेक्ट तुम्हारी जनरल साइंस को, रात 3 बजे तक चलने वाली सट्टेबाजी तुम्हारी मैथ्स को, ट्विटर और इंस्टाग्राम तुम्हारे करंट अफेयर्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि जब तुम रेलवे की एएलपी की परीक्षा में बैठते हो तो तुम्हें रेलवे के सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लगते। देखो, रेलवे में एलपी की पोस्ट का ताला खोलने की कुल 4 चाबियां होती है। जनरली इन्हें CBT 1, CBT 2, साइको और मेडिकल के नाम से जाना जाता है। अगर बात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट यानी CBT 1 की जाए तो इसमें कुल 75 सवाल पूछे जाते हैं, जिन्हें करने के लिए तुम्हें 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और हर एक गलत जवाब पर तुम्हारा 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। देखो, क्वालिफाइंग नेचर का होने के कारण इसके मार्क्स तुम्हारी मेरिट लिस्ट में तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन अगले राउंड में पहुंचने के लिए जनरल वालों को 40%, ओबीसी और SC वालों को 30% और ST वालों को 25% मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर बात की जाए CBT फर्स्ट के सिलेबस की तो इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए सेफ स्कोर की तो तुम्हें 75 में से 50 से 60 क्वेश्चन तो करने ही होंगे और अगर तुम्हारे 100 में से 45 नंबर से ऊपर आते हैं तो तुम अगले राउंड के लिए सेफ हो। अगर तुम मेरी सलाह मानते हो तो तुम्हारे असली दुश्मन मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस है, उन्हीं से लड़ने की तैयारी करो। करंट अफेयर्स को शॉपिंग मॉल में घूमने वाली सुंदर लड़की समझकर बस रोज देखते रहो, उसके ज्यादा नजदीक जाने की, मेरा मतलब ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगर बात CBT 2 की जाए तो इसके कुल 2 पार्ट होते हैं और इसका पहला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से तुम्हारी मेरिट बनती है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके लिए तुम्हें 90 मिनट का टाइम दिया जाता है और हर गलत जवाब पर तुम्हारा 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। अगर बात इसके सिलेबस की जाए तो इसमें 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन जनरल साइंस और इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आते हैं। अगर बात इसके सेफ स्कोर की जाए तो तुम्हें 100 में से 75 से 85 सवाल तो करके आने ही होंगे और अगर तुम्हारे 100 में से 69 से अबोव नंबर आ रहे हैं तो तुम अगले राउंड के लिए सेफ हो। पार्ट ए के जस्ट खत्म हो जाने के 10 मिनट के बाद में तुम्हारा पार्ट बी शुरू हो जाता है जिसमें कुल 75 सवाल पूछे जाते हैं जिनको करने के लिए तुम्हें 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन न्यूनतम इसमें 35% अंक लाना जरूरी है। अगर बात इसके सिलेबस की जाए तो इसमें तुम्हारे ट्रीट के सवाल पूछे जाते हैं और अगर बात इसके सेफ स्कोर की जाए तो तुम्हें 50 क्वेश्चन तो बनाकर ही आने हैं और अगर तुम्हारे 30 से 35 नंबर आ जाते हैं तो तुम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो। और अगर तुम मेरी बात फिर से मानो तो इस बार भी तुम्हारी लड़ाई मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस से ही है, लेकिन इस बार बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के नाम पर तुम्हारा सामना फिजिक्स वाले आइंस्टीन से होने वाला है और अगर तुमने गलती से भी उसे हल्के में लेने की कोशिश की तो वो अपने न्यूमेरिकल से तुम्हारे हाथ पैर सब काट कर फेंक देगा। पार्ट ए में पूछी जाने वाली जनरल अवेयरनेस तुम्हारी चालू गर्लफ्रेंड की जैसी होती है जिसे तुम कितना भी प्यार कर लो, मेरा मतलब पढ़ लो, लास्ट टाइम पर वो तुम्हारा साथ देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। करंट अफेयर्स के सवाल तुम्हें एग्जाम में ललचाते रहेंगे लेकिन जब तक तुम श्योर ना हो तुम आगे मत बढ़ना, वो तुम्हें बुलाते रहेंगे लेकिन तुम आगे मत जाना। देख तो आ तो चेक तो कर एक बार। अबे तू सच में बच्चा है क्या? अगर तुम्हारा CBT 2 भी क्लियर हो जाता है तो तुम्हें साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिसमें कुल 5 बैटरी टेस्ट होते हैं और तुम्हें प्रत्येक में 42 नंबर या 42% लाना अनिवार्य होता है। इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि तुम्हारी बनने वाली फाइनल मेरिट में इसका 30% हिस्सा जाता है। मेमोरी टेस्ट में तुम्हारी खोपड़ी की हार्ड डिस्क, फॉलोइंग डायरेक्शन में तुम्हारा अनुशासन, डेप्थ परसेप्शन में तुम्हारे दिमाग की गहराई, कंसंट्रेशन में एकाग्रता और परसेप्शन टेस्ट में तुम्हारे अनुमान लगाने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसे 2.5 मिनट तक 15 स्टेशन दिखाने के बाद तुमसे पूछा जाता है कि मियां सिटी से जोनी नगर की ओर जाते हुए दूसरा स्टेशन कौन सा आता है, या बहुत से आंकड़े दिखाकर तुमसे पूछा जाता है कि बताओ जेनेलिया डिसूजा की एज कितनी थी, या फिर तुम्हें 4 आकृतियां दिखाकर पूछा जाता है कि दी गई आकृतियों में से विषम को छांटिए। अगर तुम्हारा साइको टेस्ट भी क्लियर हो जाता है तो तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है जहां सरकारी कर्मचारी माइक्रोस्कोप लगाकर ये चेक करते हैं कि तुम्हारी डिग्रियां फर्जी तो नहीं है और उसके बाद तुम्हें भेजा जाता है इस सफर के सबसे अंतिम और मुश्किल पड़ाव में, मेरा मतलब मेडिकल के लिए। मेडिकल टेस्ट में तुम्हारा रक्त जांच, मूत्र जांच, फेफड़ा जांच, हृदय जांच, अखरोट जांच, बादाम जांच, नेत्र जांच, रंग भेद जांच, CBI जांच, चरित्र जांच, पुलिस जांच, सारी जांचें की जाती है। ब्लड टेस्ट से ये चेक किया जाता है कि तुम्हारे खून में कोई मिलावट, इन्फेक्शन या तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी जैसे एड्स तो नहीं। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। बल्ले बस। यूरिन टेस्ट से पता लगाया जाता है कि तुम्हारा किडनी और लीवर बराबर है या नहीं, या तुम्हें कहीं डायबिटीज तो नहीं। एक्सरे किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि तुमने आज तक कितना माल फूका है या तुम्हारे फेफड़ों में कोई छेद तो नहीं। ECG किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि तुम्हारा दिल कब कब और किस किस के लिए धड़का है। ईयर टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि नौकरी लगने के बाद तुम किसी की सुनोगे या नहीं। और फिर तुम्हें नंगा करके तुम्हारे अखरोटों की जांच, मेरा मतलब टेस्टिकल की जांच की जाती है कि कहीं ये छोटे बड़े तो नहीं या तुम्हें हाइड्रोसेल तो नहीं।
उसके बाद तुम्हें झुकाकर तुम्हारे कच्चे बादामों के बीच में माइक्रोस्कोप या बैटरी लगाकर ये चेक किया जाता है कि तुम्हें कोई पाइल्स या बवासीर तो नहीं। इसके बाद तुम्हारा आई टेस्ट या विजन टेस्ट होता है, जिसमें तुमसे 6 मीटर की दूरी से 6 सेंटीमीटर का वर्ड पढ़ाया जाता है। एएलपी की परीक्षा में अधिकांश बच्चे इसी राउंड में बाहर होते हैं, इसलिए बेटा आज से ही काली मिर्च खाना शुरू कर देना। इसके बाद में तुम्हारा कलर विजन टेस्ट या इशारा टेस्ट होता है, जिसमें तुम्हें नीले, लाल और हरे रंग में डिफरेंस करना होता है। देखो, तैयारी करने वाले भाइयों बहनों और मोहल्ले की भाभियों से बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक बार तैयारी शुरू करने से पहले कलर विजन टेस्ट जरूर करवा लेना, क्योंकि इतना आगे आने के बाद तुम घर जाओगे तो सच में टूट जाओगे। और अगर तुम्हारा मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो उनका इंतजाम करो, सेशन हो। और अब आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर कि वैकेंसी कब आ रही है। वैकेंसी तो सारी 2098 में आएगी, तो क्या तैयारी नहीं करोगे क्या? देखो यार, नोटिफिकेशन आने के बाद तो पूरा भारत तैयारी करने वाला है, इसलिए तैयारी आज से शुरू करो और इतनी शिद्दत से करो कि एग्जाम में गलती से तुम्हें पेपर मिल जाए तो साले की फाड़ के रख दो। वैसे 2024 में मोटा भाई और रागा का मैच है, उम्मीद है उससे पहले वैकेंसी आ ही जाएगी, और नहीं भी आई तो उसके 1-2 साल बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि सच में रेलवे में लोको पायलट की बहुत कमी है और साले रोज कोई ना कोई रिटायर हो रहा है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। Oh no! सॉरी।